हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईफा इंजीनियर्स विजन में। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1000 क्वेश्चंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का शुरू किया गया है। ठीक है, ये 1000 क्वेश्चंस जो यहाँ पर करवाए जाएंगे, ये आपके गेट, एसएससी, जेई एंड बीपीएससी एई एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और ये बेसिकली सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो जितना हो सके आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इसके पीछे का थ्योरी भी बताऊंगा। ठीक है, इसका कंप्लीट थ्योरी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करते जाऊंगा, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़िए। ए रॉड विथ ए लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर undergoes an axial pull of 50 किलो न्यूटन। एक रॉड है, ठीक है, ये मान लीजिए एक रॉड है। इस रॉड का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, इस रॉड का लेंथ 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है जी? डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड एक्सियल पुल दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन। यहाँ पर एक एक्सियल पुल लग रहा है, P इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ओके, देन व्हाट इज द स्ट्रेस? तो आपसे स्ट्रेस पूछा जा रहा है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या देख रहे हैं, बॉडी पर एक्सियल पुल लगाया जा रहा है, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड किसके बराबर होगा? तो स्ट्रेस होता है लोड बाय एरिया, ये आप जानते हैं। चलिए, यूनिट को आपको चेंज करना होगा। पी आपको दिया हुआ है किलो न्यूटन में, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? 50 इंटू 1000, इतना न्यूटन हो गया, डिवाइड बाय एरिया। एरिया को आप कैसे लिखेंगे? तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायमीटर आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन आपसे स्ट्रेस एमएम स्क्वायर में पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी डायमीटर को आपको एमएम में चेंज करना होगा। डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 40 एमएम। अब आप डायमीटर की जगह पर 40 एमएम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमएम स्क्वायर। तो देखिए यूनिट हो गया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यही हमसे पूछा जा रहा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइड बाय पाई इंटू 3.14 ले लीजिए वैल्यू, इंटू 40 इंटू 40, इतना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यदि आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 39.8 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स अप्रॉक्स कितना हो गया? अप्रॉक्स हो गया 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 40 के बराबर आता है। 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चंस आपको एसएससी जेई में पूछा जाता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो? आपसे पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू पूछा जा रहा है इफ द elasticity एंड रिजिडिटी। इसका क्या मतलब है? इलास्टिसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, यानी यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ है कितना? 200 जीपीए, यानी यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ है 200 जीपीए एंड रिजिडिटी यानी शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये हमें दिया हुआ है 66.67 जीपीए। ये गिवन है क्वेश्चन में और आपसे पॉइजन्स रेशियो पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया था इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशनशिप का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जिसमें आपने देखा था यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो टर्म था।
ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, 2g इंटू 1 प्लस म्यू। अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यंग्स मॉडुलस देखिए कितना दिया हुआ है, 200 जीपीए इज इक्वल टू 2 इंटू 66.67 इंटू 1 प्लस म्यू। यहां से देखिए 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 200 डिवाइड बाय 2 इंटू 66.67। यहां से 2 कैंसल आउट होगा तो 100 टाइम्स में। ओके, चलिए फिर देखिए, यहां से ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा। तो 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 10,000 डिवाइड बाय 6667। हमें म्यू चाहिए, सो म्यू इज इक्वल टू 1 को आप उस तरफ भेज दीजिए, डिवाइड बाय 6667 माइनस 1। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो 6667 एलसीएम हो जाएगा, तो 10,000 माइनस 6667, तो यहां से कितना आ जाएगा देखिए, चलिए 3333 आ गया, डिवाइड बाय 6667। अब आप खुद ही यहां पर देख लीजिए ये अप्रॉक्स किसके बराबर है, तो ये अप्रॉक्स 0.5 के बराबर है, क्योंकि ऊपर में जो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर, उसका जस्ट डबल, डबल से थोड़ा ज्यादा, उसका डबल क्या होगा, 6666 होगा। ठीक है, तो उसे थोड़ा ज्यादा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, तो आप उसको डबल मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, यानी 1/2, दैट मीन्स 0.5। तो पॉइजन रेशियो का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया 0.5। तो देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 0.5। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है ए स्टील बार ऑफ डायमेंशन 10 mm इंटू 1 mm इंटू 1 mm। एक स्टील बार है, रेक्टेंगुलर बार है, जिसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ 10 mm दिया हुआ है, उसका विड्थ 1 mm एंड उसका हाइट 1 mm, इज फ्री टू एक्सपैंड, और ये फ्री है, फ्री टू एक्सपैंड, इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। उस स्टील बार को हम लोग हीट कर रहे हैं, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर राइज हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन वो फ्री टू एक्सपैंड है, मतलब वो फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है, वहां पर उसका कोई भी एंड फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, ना पार्शियली ना ही कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया ही नहीं गया है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट स्ट्रेस शैल बी डेवलप्ड, कौन सा स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप। तो इस टाइप का चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, जब कोई भी बॉडी फ्रीली एक्सपेंड कर रहा हो तो वहां पर रेजिस्टिंग फोर्स काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, लोड के अगेंस्ट में रेजिस्टिंग फोर्स काम नहीं कर पाता है, और जब रेजिस्टिंग फोर्स ही काम नहीं करेगा तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस किसके बराबर होता है, तो स्ट्रेस रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट को ही हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेस जीरो होगा, कोई भी स्ट्रेस यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आप सिंपली देख लीजिए, यदि कोई बॉडी फ्री एक्सपैंड कर रहा है तो आप डायरेक्ट वहां पर आंख बंद करके नो स्ट्रेस टिक मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि फ्री एक्सपैंड कर रहा है, फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, नो रेजिस्टेंस। जब नो रेजिस्टेंस होगा तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, सिंपली देयर विल बी नो स्ट्रेस इंड्यूस्ड, कोई भी स्ट्रेस इंड्यूस वहां पर नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, विच फॉर्मूला करेक्टली डिपिक्ट्स द इलोंगेशन इन ए टेपर्ड बार। टेपर्ड बार के इलोंगेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप टेपर्ड बार का फिगर देख लीजिए। ये आपका टेपर्ड बार है, यहाँ पर एक्सियल लोड P एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका लेंथ L है, यहाँ पर डायमीटर मान लीजिए D1 है और यहाँ का डायमीटर D2 है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं प्रिज्मेटिक बार के लिए, प्रिज्मेटिक बार का मतलब है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक बार के केस में हम लोगों ने देखा था इलोंगेशन का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ये प्रिज्मेटिक बार है, यहाँ पर लोड P एक्ट कर रहा है और डायमीटर इसका यूनिफॉर्म है D, लेंथ L है, तो यहाँ पर इलोंगेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, डेल्टा PB, मतलब प्रिज्मेटिक बार। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था PL/AE। एरिया आप कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे PL डिवाइड बाय एरिया को आप कैसे निकालेंगे, पाई/4 d²। देखेंगे ना जी, तो 4 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 4PL डिवाइड बाय पाई इंटू d²। तो ये फॉर्मूला होता है प्रिज्मेटिक बार के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर टेपर्ड बार दिया हुआ। तो टेपर्ड बार के केस में देखिए, दोनों को रिलेट करके पढ़िए। यहाँ पर देखिए डायमीटर d², d² को आप कैसे लिखेंगे, तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 4PL डिवाइड बाय पाई इंटू डी इंटू डी इंटू ई, इस तरह लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना। चलिए, तो वो तो हो गया प्रिज्मेटिक बार के लिए। लेकिन टेपर्ड बार का केस है, टेपर्ड बार में यहाँ का डायमीटर देखिए D1 है और यहाँ पर D2 है, तो आप कुछ मत कीजिए। टेपर्ड बार के केस में इलोंगेशन का जो फॉर्मूला होगा TB, TB मतलब टेपर्ड बार, तो बस यहाँ से आप कंपेयर कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो 4PL ऊपर में होगा डिवाइड बाय पाई इंटू, यहाँ पर आप देख रहे हैं D इंटू डी है, बट यहाँ पर क्या होगा, D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, और यंग्स मॉडुलस आपका आ जाए। ठीक है, यानी टेपर्ड बार के केस में इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होगा, 4PL बाय पाई D1 D2 इंटू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कभी कभार क्या पूछता है, क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा, यदि टेपर्ड बार एंड प्रिज्मेटिक बार का लेंथ सेम हो, दोनों पर सेम एक्सियल लोड काम कर रहा हो, दोनों पर सेम एक्सियल लोड काम कर रहा हो, तो बताइए दोनों के डायमीटर में क्या रिलेशन होगा, दोनों के डायमीटर में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, और इलोंगेशन भी सेम बोल रहा है, दोनों का इलोंगेशन भी सेम हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस दोनों इलोंगेशन के फॉर्मूला को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने के बाद आप क्या देखेंगे, यानी d² इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, D1 D2, यानी यहां से d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट D1 इंटू D2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इलोंगेशन तभी सेम होगा दोनों ही बार का, जब प्रिज्मेटिक बार का डायमीटर टेपर्ड बार के डायमीटर का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो सॉरी ज्योमेट्रिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, तो जो डायमीटर आएगा, ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों का इलोंगेशन सेम होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D1 D2। तो दोनों ही बार का आप इलोंगेशन का फॉर्मूला याद रखेंगे, टेपर्ड बार का फॉर्मूला आपने देख लिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 4PL बाय पाई D1 D2 इंटू। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। देखिए क्या कह रहा, लास्ट क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो का एसआई यूनिट पूछा। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं, देखिए पॉइजन्स रेशियो क्या है, पॉइजन्स रेशियो इलास्टिक कांस्टेंट है, ये भी इलास्टिक कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज याद आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है,
शायद फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जहां पर इलास्टिक कांस्टेंट का यूनिट किसके बराबर होता है, ये मैं आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये पॉइजंस रेशियो एक्सेप्शन है। वहां पर आपने देखा था इलास्टिक कांस्टेंट का यूनिट स्ट्रेस के बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है, आपने देखा था। लेकिन ये एक ऐसा इलास्टिक कांस्टेंट है माय डियर जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ये एक सिंगल ऐसा इलास्टिक कांस्टेंट है जिसके पास यूनिट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है, ध्यान से समझिए। देखिए, बाकी जितना भी आप इलास्टिक कांस्टेंट देखते हैं, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, चाहे वो शियर मॉडुलस हो, तो आप कैसे निकालते हैं? तो वो आप निकालते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। इस तरह निकालते हैं। तो सोचने की बात है यहीं से, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है तो इलास्टिक कांस्टेंट का यूनिट किसके बराबर होगा? स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पॉइजंस रेशियो एक ऐसा इलास्टिक कांस्टेंट है जहां पर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का हेल्प लेके नहीं निकालते हैं। ये कैसे निकलता है आपको याद होगा। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहीं से आप निकालते हैं ना। दैट मीन्स लेटरल स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो वहां पर पॉइजंस रेशियो आता है इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से पॉइजंस रेशियो इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और आप खुद देख लीजिए, ये रेशियो है। ठीक है, रेशियो नहीं भी होता, ठीक है, अगर स्ट्रेन के ही बराबर मान लीजिए होता, तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता है, भले वो लेटरल स्ट्रेन हो या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, दोनों में से किसी का भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स पॉइजंस रेशियो क्या होगा? पॉइजंस रेशियो यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस होगा। लेटरल स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, एंड लॉन्गिट्यूडनल का भी नो यूनिट। इसका मतलब है पॉइजंस रेशियो यूनिट लेस होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये भी इलास्टिक कांस्टेंट है तो इसका यूनिट स्ट्रेस के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, जब आप इलास्टिक कांस्टेंट को इस तरह लिखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेशन में, तो उस टाइम वहां पर जो भी इलास्टिक कांस्टेंट आएगा उसका यूनिट स्ट्रेस के बराबर होगा। लेकिन पॉइजंस रेशियो एक ऐसा इलास्टिक कांस्टेंट है जो स्ट्रेस के टर्म में हम लोग नहीं लिखते हैं। वो कैसे लिखाता है? तो लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दैट मींस ये यूनिट लेस है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यूनिट लेस। ओके माय डियर, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी कम कम क्वेश्चंस लेके ही चलेंगे। ठीक है, फिर बाद में हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस करवाएंगे आपके लिए। ओके, तो जितना हो सके आप सेशन को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय। ओके।